आज हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मोटा मोटा सिलेबस बता देती हूँ। सबसे पहले हमने करना है कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है कौन कौन से आए थे, कब आए, कैसे आए, मतलब क्या प्रोविजंस थे, किस तरीके से आए थे, किस नाम से आए थे और अल्टीमेटली क्या बन गए। सेकंड हमारा सिलेबस का पार्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी सुप्रीमेसी इन इंडिया। फ्रेंच भी आए थे, डच भी आए थे, पोर्तुगीज़ भी आए थे, डेन भी आया था, डेनमार्क। तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की ही क्यों सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ही क्यों सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश, एक सेकेंड, हुई, क्यों हुई होगी, एनी आइडिया? तीन तरीके थे, पॉलिसी ऑफ वॉर, पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस and doctrine of lapse. These were the three ways or three policies used by the East India Company to establish their supremacy in India. हर किसी एक पॉलिसी को हमने डिटेल में कवर करना है। वॉर, सिंपल सी बात है। सेकेंड इज सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है पता है? कि आप किसी किंग को बोलो कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे बाकी लोगों से, आपके टेरिटरी में हमारी फोर्स रहेगी, आप हमें ये लैंड दोगे, इतना इतना दोगे, तो कहीं ना कहीं उसको सब्सिडरी अलायंस करा के अपनी ही फौज उसके टेरिटरी में खड़ी कर दी, उससे रेवेन्यू ले लिया, तो एक तरीके का कंट्रोल कर लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? नहीं आ रहा यार। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज़ द पॉलिसी जब किसी किंग को नेचुरल हायर नहीं होता, तो उसको बहुत सारी स्टेट्स होती थी जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी से, पहले हिंदू में क्या होता था, वो अडॉप्ट कर लेते हायर, है ना। झांसी की रानी ने अडॉप्ट किया था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती थी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत रेयर परमिशन देती थी और हायर ना होने की वजह से वो जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाती थी। ठीक है, लिख रहे हो ना सिलेबस साथ साथ में? लिखना तो पड़ता है ना। नेक्स्ट हमारा आएगा, हम करेंगे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पार्ट आएगा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया। इसके दो पार्ट्स हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये मोटा मोटा सिलेबस है, बुक्स में आपको ऑनलाइन आपको डिटेल मिलता है। ये उस तरीके का जिस तरीके से हम कवर करेंगे सिलेबस को। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मतलब है उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई इंडिया को इकोनॉमिकली ड्रेन करने के लिए। और ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है? हाँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ इज द पॉलिसी और द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल और मनी और रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड or any other country without getting India anything in return, without getting drain of wealth। क्या ड्रेन क्या होता है? किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो अगर इंडिया का ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है वो तभी होगा जब वो देगी, उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए हम ड्रेन ऑफ वेल्थ में को ऐसे डिफाइन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे दी फेस बिटवीन 1858 टू 1885। दिस इज द फेस ऑफ बर्थ ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है?
यूनाइटेड नहीं, बस हैविंग एलिगेंस, और मतलब कि nationalism can be of various type. It could be territorial, it could be regional, ठीक है, it could be state based, it could be any based. But nationalism क्या होता है? Allegiance to one's own land और one's own nation. ठीक है, जो हम मोटा मोटा डिफाइन करते हैं. 1858 से 1885 के बीच में nationalism का birth हुआ, which ended with the birth of Congress. कांग्रेस 1885 में बनी थी. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज है लास्ट 1885 टू 1947, फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट्स. कितने तरीके से होती है नेशनल मूवमेंट? कितने फेजेस हैं? मॉडरेट, जम्मू यूनिवर्सिटी जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी. मॉडरेट फेज जिस टाइम पे किसी भी तरीके का वायलेंस या अननेसेसरी प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स वगैरह का यूज़ नहीं होता था. दे यूज टू हैव 3 पीस. इनके 3 पीस होते थे. पीस का मतलब प्रे, प्रोटेस्ट एंड प्रोपेगेंडा. भाई हमने पिटिशंस करनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, हमने भगवान से प्रे करनी है, हमने उनके सामने प्रे करनी है, और हमने नॉर्मल से प्रोटेस्ट करनी है. देन वी हैव दी एक्सट्रीमिस्ट फेज. इस फेज में वायलेंस का यूज आया, जैसे भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, कॉमन नाम है, सबने सुने होंगे. वो सारा फेज हमारा एक्सट्रीमिस्ट में फेज आया. वो लोग जो मॉडरेट्स बोलते थे कि अभी अंग्रेज नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए तो वापस से राजा महाराजा आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे ही लोगों को प्रॉब्लम होगी. तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम दैट इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, बिकॉज इट विड लीड टू बैकवर्ड रिग्रेशन. बट एक्सट्रीमिस्ट बिलीव दैट they were ready to sacrifice their life and to take lives of others for the independence of the nation. In the last phase is गांधीयन फेज. हमारा सारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सारा आपके गांधीयन फेज में आएगा. ठीक है, दिस इज दी सिलेबस, और इस हिसाब से आप लोग करते जाएंगे. हम मिटा दो. बुक कौन सी लेनी है? विपिन चंद्र. स्पेक्ट्रम और आइदर टेक्स्ट बुक, सेम मटेरियल है, पर इसकी बुक प्लीज़ साथ साथ में पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. स्टैंडर्ड बुक्स करने की तो ऑप्शनल वालों को ही ज़रूरत होती, हमें नहीं करनी है. ठीक है, अब सबसे पहले हम 2 टर्म्स करेंगे. कल्चर एंड सिविलाइजेशन. कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या फ़र्क है? आईवीसी में एजुकेशन थी, आईवीसी में सिंपल सी बात है. कल्चर इज एवरीथिंग वी लर्न फ्रॉम आवर एंसेस्टर विच इज़ गिवन टू अस बाय आवर एंसेस्टर, नॉर्मल भाषा में. एंड सिविलाइजेशन इज समथिंग विच चेंजेस विद द चेंजिंग टाइम. कल्चर चेंज होने में टाइम लगता है. आईवीसी में जो पॉटरी थी वो पोस्ट हड़प्पन में भी थी, वैदिक में भी थी, बट सिविलाइजेशंस चेंजेस विद द चेंजिंग टाइम. तो कभी भी जब आंसर लिखते हो तो सोच के लिखना है कि कहाँ पे हमने कल्चर वर्ड लिखना है और कहाँ पे हमने सिविलाइजेशन वर्ड लिखना है. ठीक है, आईवीसी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं बिकॉज इट चेंज्ड. वो ख़त्म हो गया वहाँ से, उसके आगे वो एग्जिस्ट नहीं किया, पर हम वैदिक कल्चर बोलते बिकॉज वी अडॉप्टेड इट. It continued
फॉर सेंचुरीज, कभी मिनिमम फेस में, कभी मैक्सिमम, कभी मिडिल फेस में, बट ये कंटिन्यूस के एलिमेंट्स रहे। ठीक है, लिख लोगे ना ये? कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब हम करेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का साथ साथ में कर लो। यस, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। विजयनगर और मराठा हम मॉडर्न बुक में ही है, पर हम यहाँ से शुरू करेंगे ताकि हमारा यूरोपियन वाला फेस साथ में चलता रहे। ठीक है, इसके बाद जब हम मिडिवल करेंगे उसके एंड में हम विजयनगर और मराठा एम्पायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हर जगह जाओ तो यहीं से शुरू करते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना, क्योंकि वो सिंक बैठ जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की आज हमने, आगे आ जाओ, पीछे गर्मी है। अब हमारे देश में यूरोपियंस आए, पोर्तुगीज आए, डेनमार्क से आए, फ्रेंच आए, डच आए और ब्रिटिशर आए। ठीक है, सारे लोग आए। अब क्यों आए भाई? अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, यू हैव सर्टन रीजंस टू गो टू दैट पर्टिकुलर। जैसे लोग पेरिस जाते हैं आईफिल टावर देखने, मेजर यही पर्पस होता है आईफिल टावर और वैलीज देखने। हाँ, लोग मालदीव्स जा रहे हैं सी रिजॉर्ट्स देखने, ये सी रिजॉर्ट्स पे इंजॉय करने। ठीक है, क्यों जाते हैं? पर्पस है। इंडिया आने का क्या पर्पस होगा? और डच आएंगे उस पर भी आराम से। फ्रांस और डच कहाँ से होंगे फिर? कहाँ से होंगे पीयूषी डच? कहाँ से? यूरोप के ऊपर से? क्या बोल रहे हो? गूगल तो कोई भी कर सकता है। डच इज नाउ नीदरलैंड्स। एट दैट टाइम इट वाज नोन एज डच ईस्ट इंडीज। ठीक है, आज के टाइम पे दिस इज मॉडर्न नीदरलैंड्स। क्या हुआ? गलत बोला? तो फिर क्या? सही बोला ना? देखो किसकी मिस कॉल आई है। ठीक है, सबसे पहला और बेसिक रीज़न, एंशिएंट टाइम से इंडिया सिल्क रूट में इन्वॉल्व्ड है। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है? सिल्क, प्रेशियस स्टोन्स एक्सेट्रा। तो जो भी इंडिया, इसका मतलब ईस्ट और वेस्ट, यही है ना? में पहले से ट्रेड का लिंक था और हमेशा जो इंडिया से ट्रेड करता था वो प्रॉस्पेरस होता था। सबसे पहला रीज़न ये हो गया that they also wanted to be a part of this prosperous and growing trade. ठीक है, क्लियर? सेकेंड, ऑटोमन एम्पायर सुना है? और
यूरोप और इंडिया के बीच में जो जगह है उस टाइम पे वहाँ पे था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, इस तरफ। ठीक है, ठीक है। तो इसका सेंट्रल प्लेस था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, इट वॉज द सेंट्रल और द कैपिटल ऑफ द ऑटोमन टर्की। ठीक है, तो 1453 में ये एम्पायर जो था ऑटोमन टर्की के हाथ में आया, कॉन्स्टेंटिनोपल, विच वॉज अ pivotal point between the trade of the east and the west। जितना भी सामान ईस्ट से वेस्ट में जा रहा था वो इस रास्ते से गुजरते हुए जा रहा था। बट इन 1453 ऑटोमन एम्पायर और ऑटोमन एम्परर कैप्चर्ड दिस प्लेस एंड एस्टैब्लिश्ड एन एम्पायर विच इज नोन एज ऑटोमन एम्पायर, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ख़त्म हुआ है, 1453 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ऑटोमन टर्की, ऑटोमन इज बेसिकली द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम। ठीक है, एम्पायर का नाम था एंड ही इवेंचुअली बिकेम द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम्स। खलीफा, वर्ल्ड वॉर 1 सुना है, इसलिए कहते हैं 9th-10th की बुक पढ़नी चाहिए ना उस पर आने से पहले। अब जब ये जगह इसके पास आएगी तो इट विल लीड टू अ डिक्लाइन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एंड नाउ दे विल सर्च फॉर अदर रूट्स टू रीच अदर प्लेसेस एंड इवेंचुअली दे डिस्कवर्ड अमेरिका एंड इंडिया। पहले अमेरिका डिस्कवर हुआ था, जिस बंदे ने अमेरिका डिस्कवर किया था वो इंडिया डिस्कवर करने के लिए निकला था, पर उसको अमेरिका मिल गया एंड उसके बाद इंडिया डिस्कवर हुआ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की है, पहला टॉपिक कर रहे हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। सबसे पहला रीज़न है दे ऑल्सो वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉस्पेरस ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। ठीक है, सेकेंड रीज़न इज द ऑटोमन एम्पायर। नेक्स्ट, और क्या रीज़न होंगे? तुम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स नहीं ना पढ़ी है। रेनेसेंस पता है क्या होता है? Renaissance was a movement in Europe which called for development, which called for progression, scientific development and development in any other field। मतलब एक मूवमेंट जिसने लोगों को मजबूर किया इन्वेंट करने पे, इंट्रोस्पेक्ट करने में और इंटरप्रेट करने पे। हमें किसी चीज़ को सही घोषित करना है या नहीं करना है, पहले तो वो चीज़ होनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब है आप खुद से पूछो कि वो चीज़ जो आप कर रहे हो वो सही है कि गलत है, एंड इंटरप्रेट कि आप किस रिचुअल को या किसी भी बिलीफ को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो। तो उस टाइम पे रेनेसेंस चल रहा था। इट इज़ अ मूवमेंट, अगर हम सिंपल भाषा में बोले, मूवमेंट ऑफ रिवाइवल ऑफ यूरोप। जो यूरोप डिग्रेडेशन में जा रहा था, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा डार्क फेज चल रहा था यूरोप में, उसके बाद रेनेसेंस मूवमेंट आई विच ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन दी सोसाइटी। ठीक है, ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में करते हैं। पर 9th-10th की टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आराम से, तभी सब बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स पे मूव करने से पहले 9th-10th की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना आसान होगी, उसमें वो सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वो तुम्हें खुद ही पढ़नी पड़ेगी। करेक्ट? समझ आ रहा है? कोई डाउट हो रहा है? पक्की बात है? कोई कंफ्यूजन? तो रेनेसेंस मूवमेंट चली, तो अब रेनेसेंस मूवमेंट के अंदर लोगों के अंदर क्या आई? एक चाह एक्सप्लोरेशन की कि भाई हमें एक्सप्लोर करना है, हमें नई नई चीज़ें देखनी है, नई नई चीज़ें बनानी है। तो इस मूवमेंट के अंदर लोगों ने शिप्स बिल्डिंग और नेविगेशन पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की और शिप बिल्डिंग और नेविगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इंडिया कैसे आ सकते थे? नेविगेट करके, थ्रू शिप्स। एक ये भी रीज़न है कि वो इस वजह से इंडिया आ पाए। यहाँ तक कोई भी डाउट? कोई भी? पक्की बात है? समझ आ रहा है?
नेक्स्ट पॉइंट इज कि उस टाइम पे एक जगह थी विनाइस एंड जिनोआ. सुना है नाम सबने? विनाइस एंड जो वेरी इंपॉर्टेंट एंशिएंट प्लेसेस एंड इवन अभी भी यहाँ पे काफ़ी ये बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं. सुना है वो विनाइस में जगह है ना जिसके बीच में केनाल है और आगे पीछे सेंटर्स हैं, है ना? देखिए ना, अब याद आएगा सब कुछ. ठीक है, तो विनाइस एंड जुनोआ उस टाइम पे ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे थे. दे डिड नॉट वांटेड टू कम टू इन स्पेसिफिक कंट्री, दे वांटेड टू हैव ट्रेड विद ईस्टर्न एशिया और द ईस्टर्न वर्ल्ड आप बोल लो. ठीक है, ईस्टर्न वर्ल्ड एंड वेस्टर्न वर्ल्ड. तो विनाइस एंड जुनोआ जो थे ये उस टाइम पे ईस्टर्न ट्रेड कर रहे थे एंड दे वर वेरी प्रॉस्पेरस एंड दे बिकेम वेरी रिच ड्यू टू दिस ट्रेड. तो सबसे पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज एंड स्पेन. स्पेन नहीं आए, स्पेन ने पोर्टुगीज को स्पॉन्सर किया था जाने के लिए. सो दे वर एनकरेज्ड. अगर कोई बंदा इस चीज़ से प्रॉफिट कर रहा है तो आप भी सोचते हो ना यार हम भी ये करते हैं. वो एक फूड ब्लॉगर फेमस हो जाता है तो दूसरा भी बन जाता है ना कि ये फेमस हो गए तो हम भी हो गए. तो उसी तरीके से विनाइस और जिनोआ की प्रॉस्पेरिटी देख के पोर्टुगीज और स्पेन भी इनकरेज हुए टू कंटिन्यू और टू डिस्कवर न्यू ट्रेड रूट्स टू द ईस्टर्न वर्ल्ड. यहाँ तक समझ आया? ओके. यूरोप में ठंड होती है बहुत ज़्यादा. ठंड में लोग क्या खाएंगे? मीट. क्या करना पड़ेगा? प्रिजर्व कैसे होता है? चलो एक तो कोल्ड स्टोरेजेस तो होती है, दूसरा और स्पाइसेस. किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना है, उस पर स्पाइसेस लगा के उसको फ्रिज में रख दो, वो महीना महीना प्रिजर्व रहता है. फ्रोजन फूड हम खाते हैं वो ख़राब होता है बिकॉज इट इज़ प्रिजर्व्ड विद दी स्पाइसेस. ठीक है, तो अब यूरोप में पहले भी मीट प्रिजर्व हो रहा था, स्पाइसेस भी चाहिए थी, तो वो पहले भी एक्सपोर्ट वगैरह तो कर ही रहेंगे कहीं ना कहीं से. तो अब क्या हुआ? पॉपुलेशन रेनेसेंस मूवमेंट आया ना, रिवाइवल हो रहा है, तो हर चीज़ बढ़ेगी, हर चीज़ इम्प्रूव होगी, तो पॉपुलेशन वहाँ बढ़ गई. तो उनकी किसकी डिमांड बढ़ेगी? जो उनके वहाँ ग्रो नहीं होती थी. और वहाँ एंड स्पाइसेस का हब उस टाइम पे कौन था? इंडोनेशिया. ठीक है, तो डच जो थे या जो फ्रेंच थे वो आए इसलिए थे इंडोनेशिया से स्पाइसेस ट्रेड करने के लिए. इंडोनेशिया इंडिया में भी मिलती थी पर इंडोनेशिया वर नोन एज दी स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया एंड जावा. ठीक है, दिस वॉज द अनदर रीजन एंड द लास्ट रीजन इज वास्को डी गामा. सुना है नाम? द वन हु डिस्कवर्ड द ट्रेड रूट called Cape of Good Hope. to that trade route जो वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था उसको हम केप ऑफ गुड होप बोलते हैं. एंड फाइनली ही बिगेन द न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच लास्टेड फॉर सेंचुरीज. क्योंकि अगर ये ट्रेड रूट डिस्कवर नहीं करता तो शायद इंडिया वर्ल्ड के लिए कभी खुलता ही नहीं. क्योंकि इससे पहले जो कोलंबस था उसने अमेरिका डिस्कवर कर लिया था. नो वन हैड रीच्ड इंडिया थ्रू सी रूट. चल रहा था ट्रेड बट थ्रू दैट एरिया. वहाँ से बंद हो गए क्योंकि वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आ गया. कोई डाउट कि यूरोपियंस क्यों इंडिया में आए? समझ आया सबको? सबसे पहले अब हम करेंगे पोर्तुगीज. लिखवाऊँगी पीडीएफ तो बता दो अभी. फिर अभी तक जितना लिखा है वो लिखवा देते हैं. वो लिखा जो पीडीएफ भेजी थी लिखा? ठंडा पानी दे दो. है अरे इतनी ये तो बोल दो. ये थोड़ी कोई पनिशमेंट है. मुझे दोनों में इशू नहीं है क्योंकि ये तो मैंने पूरा सिलेबस करवाया है ना अनअकैडमी पे. तो मेरे पास पीडीएफ्स तो हैं. जहाँ पे लिखवाना होगा मैं वहाँ पे मैं भी लिखवा ही देती हूँ. ठीक है, मुझे पता है तुम 2 दिन लिखोगे, घर जाके तीसरे दिन तुम्हें आलस आएगा. पोर्तुगीज
ठीक है, कोई बात नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री का फ़ायदा पता है क्यों है? इसमें पॉइंटर्स बहुत हैं, इसमें थ्योरी बड़ी कम होती है, इसमें पॉइंट्स होते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में चिट्ठे लिखने पड़ते हैं ना, इसमें बड़े कम टॉपिक्स हैं जिनमें चिट्ठे हैं, इसमें पॉइंटर्स बहुत हैं। और ये समझ और लर्न इसलिए जल्दी होती है बिकॉज यू कैन ईजिली रिलेट। ये तुम लोग हंसते क्यों हो बीच बीच में पढ़ते पढ़ते? हंसना चाहिए, मैंने नींद आती है। ठीक है, पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। तो बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, बट पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया। अब हुआ क्या, 1487 में एक बंदा था, एक सेकेंड, बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, ये वॉज ए पोर्तुगल जिसने एक सी रूट डिस्कवर किया, केप ऑफ गुड होप। ये इंडिया नहीं पहुंचा, बस इसने ये सी रूट डिस्कवर किया। ठीक है, इट्स लाइक ये इंडिया है, ठीक है, दिस इज द केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इस तरीके से मैं तुम्हें बनवा के भी बताऊंगी। अब ये गुड होप सी रूट डिस्कवर हो गया, एक रास्ता डिस्कवर होता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। सो वास्को डी गामा used this sea route and reached India। अब वो इंडिया कैसे पहुंचा कि जब वो उस रास्ते से जा रहा था, एक इंडियन नेविगेटर था अब्दुल मजीद, मतलब एक इंडियन मछुआरा या शिपर जो उस टाइम पे उस जगह पे था। वास्को डी गामा ने उससे पूछा, भाई मेरे को किसी पोर्ट पे लैंड करना है हमारे देश के, तो वो अब्दुल मजीद की हेल्प लेके इंडिया तक पहुंच गया एंड ही बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट इंडिया। ठीक है, अब वो कौन से पोर्ट पे पहुंचा? इट इज नोन एज कोपर पोर्ट, इट इज ऑफ कालीकट। कालीकट इज नाउ इन, कहाँ है? इट इज इन कोझिकोडे इन केरला। सुना है नाम? कोझिकोडे बड़ी बार न्यूज़ में भी आता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन केरला। तो वो इस कोर्ट पे पहुंच गया। और अब तुम्हारे देश में कोई फॉरेनर आता है, बड़ी खुशी होती है ना, लोग फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, तो वो उस टाइम पे लोगों के लिए वो फॉरेनर था, उसको थोड़ी पता, उनको थोड़ी पता था क्या होगा। तो लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से वेलकम किया और इसने इंडिया से क्या खरीदा होगा? स्पाइसेस एंड हर्ब्स। इसने इंडिया से स्पाइसेस एंड हर्ब्स खरीदी और ये वापस चले गया। तो जब ये वापस गया अपने वॉयज को कवर करके, तो इसका जितना भी वॉयज पे खर्चा था, फॉर एग्जांपल 10,000 भी क्यों नहीं लगा, उसके 60 टाइम्स ऑफ, सपोज इट वाज 10,000 रुपीज़, सपोज 60 टाइम्स ये स्पाइसेस और हर्ब्स बिके। मतलब उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कि चलो उसने 10,000 में भी अगर अपना ये ट्रैवल पूरा एक्सपेंसेस उठाए तो 60 टाइम्स ये बिके हैं। कितना हो गया? 6 लाख रुपए हुआ, इतना ही हुआ ना, एक ज़ीरो ऐड कर दो, 6 ऐड कर दो। सो दीज वर सोल्ड 60 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ हिज वॉयज। तो इसको क्या हुआ? प्रॉफिट। ये बाकी लोगों ने भी देखा होगा, उनको भी समझ आ गया कि भाई हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें भी प्रॉफिट होगा। कोई डाउट यहाँ तक? पक्की बात है? लिखें यहाँ तक? क्या हुआ? नहीं? ठीक है, लिखो। वाई यूरोपियंस
came to India? Why Europeans came to India? लिखो पहला पॉइंट, existence of long term trade, existence of long term trade, existence of long term trade between east and west, between east and west since ancient times, since ancient times in commodities like, कौन कौन सी commodities हैं? Silk, spices, herbs, etc. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, fall of Constantinople in the hand of Ottoman Turkey, Ottoman Turkey, Ottoman Turkey led in 1453, in 1453 led to the decline of trade between east and west, led to the decline of trade between east and west, led to the decline between east and west. Next लिखो, Renaissance in Europe, ब्रैकेट में लिख लेना अगर लिखना है, मूवमेंट ऑफ रिवाइवल, रेनेसेंस इन यूरोप, रेनेसेंस in general term means revival of any social order, economic order, anything, called for exploration, leading to art of shipbuilding and navigation, leading to art of shipbuilding and navigation. Exploration leading to development of art of shipbuilding and navigation. जिससे हमारे देश में हुआ, रेलवे से आए तो लोगों को ट्रेड बढ़ गया, करेक्ट। जब ब्रिटिशर्स ने एयरप्लेन्स इंट्रोड्यूस किए तो हमारे लोगों ने साइंस सीखी, जब रॉकेट्स के बारे में पता चला तो उन्होंने रॉकेट साइंस सीखी, कितने लोग साइंटिस्ट बने। अब कोई नई फील्ड है कि लोग नया वो बनाएंगे। अब एंथ्रोपोलॉजी जो फेमस हुआ, सब ने एंथ्रोपोलॉजी रख लिया, करेक्ट। नेक्स्ट लिखो, प्रॉस्पेरिटी ऑफ विनाइस एंड जिनोआ, Venice and Genoa by Eastern trade, encouraged Portuguese and Spain to discover new trade routes,
ठीक है। लास्ट नेक्स्ट लिखो, राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ यूरोप, rising population of Europe increased the demand of meat. Rising population of Europe increased the demand for meat, which further led to the increase demand of meat, which further led to the increase in the demand of spices, which further led to the increase in the demand of spices. Last point लिखो, the voyage of Vasco da Gama, the voyage of Vasco da Gama paved the new chapter, in the history of India, and the trade between East and West. अब डालो पोर्तुगीज, ये बना लोगे? मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, तुम थोड़ा साफ बना देना। कुछ नहीं बनाना, अफ्रीका बनाना है, ठीक है, ऐसे करके अफ्रीका के ऊपर छोटा सा यूरोप बताना है, यहाँ पे छोटू सा इंडिया बताना है, यहाँ अफ्रीका लिखना है, यहाँ यूरोप लिखना है, लाइन बनानी है, केप ऑफ गुड होप लिखना है और यहाँ कालीकत लिखना है। इंडिया छोटा बनेगा, अफ्रीका काफ़ी ऊपर है इंडिया। कोई बात नहीं, वहाँ एग्जामिनर ने भी बोल देना, कोई बात नहीं बेटा, वहाँ पे सही बनाना, ठीक है। यूरोप दिख रहा है ना, पर इसे छोटू सा बनाना है। जहाँ पे लाइन टच करोगे वहाँ कालीकत लिख दो, केल। कोई डाउट है फिगर में? बनाओगे तो क्वेश्चन अच्छा लगेगा, मार्क्स थोड़े एक आधा एक्स्ट्रा मिल जाएगा और एग्जामिनर को सुंदर लगता है तो उसका एक इम्प्रेशन, मतलब एक तरीका होता है ना क्वेश्चन को जज करने का, वो बढ़ जाता है। बना लो आराम से, ये है ना लाइन, केप ऑफ गुड होप। यहाँ से ऐसे ले जाओ, यहाँ पे लिख लो कालीकत, KALIKAT, KALIKAT। बना ली सबने? समझ आ गई सबको? याद भी हो जाएगी, बहुत इजी है, अब तुम कभी नहीं भूलोगे केप ऑफ गुड होप। मिटा दूँ? लिखो, Portuguese were the first European to arrive India. Portuguese were the first European to arrive India, in India. लाइट क्यों चली जाती है जब क्लास होती है? नेक्स्ट लिखो, इन 1487 बार्थोलोम्यू डियाज एंशिएंट इंडिया के नाम से तो बेटर है ना?
discovered the sea route, discovered the sea route called Cape of Good Hope. Discovered the sea route called Cape of Good Hope. नेक्स्ट लिखो वास्को डिगामा. वास्को डिगामा traveled through the same sea route and reached India with the help of an Indian navigator named Abdul Majid in 1498. वास्को डिगामा 3 बार इंडिया में आया था और वो इंडिया में ही मरा है. फिर उसकी स्केलेटन्स वगैरह को भेजा था वापस. एक्स्ट्रा नॉलेज थी. इसकी भी डेट्स मिल जाएंगी ऑनलाइन, पर आती नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं. एंड बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट इंडिया. जो बहुत बार एक कंफ्यूजन हो जाती है कि वास्को डिगामा ने ही रूट डिस्कवर किया था. He used that route and became the first one to use this route to reach India, but it was discovered by Bartholomew Diaz. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. He reached Copper Port of Calicut. Copper Port of Calicut ब्रैकेट में लिखो कोझिकोडे, प्रेजेंट डे कोझिकोडे इन केरला. प्रेजेंट डे कोझिकोडे इन केरला. ये बहुत न्यूज़ में भी था पीछे, मुझे भी भूल गया क्यों था, तो थोड़े मंथ पहले था. ठीक है. नहीं याद नहीं, काफ़ी पुरानी बात हो गई है. लिख लिया. एंड वॉज वेलकम्ड बाय द लोकल रूलर. He returned with the spices and herbs. He returned with the spices and herbs. He returned with the spices and herbs, making profit of 60 times of his cost of voyage. 60 times of the cost of his voyage. With this significant development, Portuguese began coming to India. Began coming to India. कोई डाउट यहाँ तक? बहुत सिंपल है. सिंपल टर्म्स में कहानी की तरह सुनोगे तो समझ आएगा. ऐसे प्रेशर लेके समझोगे तो नहीं आएगा. मॉडर्न हिस्ट्री. Many Portuguese started coming to India. Many Portuguese started coming to India. आगे बढ़े. Then in 1500, second Portuguese came to India, who is known as Pedro Albanese, and he became the second European or second Portuguese to visit India.
और उसके बाद पोर्तुगीज इंडिया फ्रीक्वेंटली आने लगे। 3 ऑब्जेक्ट हर कोई जो आ रहा है, ब्रिटिश किस लिए आ रहे थे? ट्रेड, एक्सप्लॉयटेशन एंड वेल्थ, ये आ रहे थे 3 पर्पसेस के लिए। गॉड, क्या मतलब हुआ गॉड का? यस, क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए। सेकंड, गोल्ड, वेल्थ एंड ग्लोरी। जितने वेल्थी होंगे उतना ज़्यादा इनका ग्लोरी बढ़ेगा। ठीक है, कोई नेशन है जो बहुत वेल्थी है उसकी ग्लोरी ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे पोर्तुगीज के टू विजिट इंडिया। लिख लो साथ में। इन 1500 पेड्रो एल्बनीज कैब्रल, पेड्रो एल्बनीज कैब्रल, पेड्रो एल्बनीज कैब्रल, CABRAL, became the second Portuguese to visit India. Next point लिखो, frequent visits afterwards with 3 objectives. God, gold and glory. God, gold and glory. यहाँ तक कोई भी डाउट? मॉडर्न हिस्ट्री में जो चीज़ नहीं समझ आएगी उसी वक्त पूछ लेना, 10 बार पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, another development which took place in 1505 that they opened their first factory in India. अब वो आ रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको जगह चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में खोली। कहाँ पे? कोचिन में। तो कोई अगर आपसे पूछे फर्स्ट यूरोपियन फैक्ट्री इन इंडिया वाज इन कोचिन, एस्टैब्लिश्ड बाय पोर्तुगीज इन 1505। अब यहाँ पे फैक्ट्री का क्या मतलब है? नहीं, अभी सेटलमेंट नहीं हुई। फैक्ट्री जब भी आएगी ना, अब यूरोपियन आएंगे, कुछ भी आएंगे, इनिशियली फैक्ट्री वॉज ए फोर्टिफाइड एरिया, इट वॉज नॉट अ प्रोडक्शन यूनिट। वेयर हाउस होते हैं ना जैसे, फैक्ट्री वॉज दैट प्लेस फॉर दी यूरोपियंस इनिशियली, जहाँ पे वो इंडियन के साथ जो भी ट्रेड करते थे वहाँ पे संभाल के रखते थे और बाद में वो अपने देश में बेचते थे। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद बीइंग फैक्ट्री अ प्रोडक्शन यूनिट, इट वॉज ए फोर्टिफाइड एरिया। ठीक है, लिख लो 1505 फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट कोचिन। ब्रैकेट में लिख लो, नॉट अ प्रोडक्शन यूनिट, not a production unit but a fortified area। यानी कि इतने हक उनके पास थे कि वो एक एरिया खरीदें या लें और उस पर फोर्टिफिकेशन करें और अपना सामान वहाँ रखें। अब क्या हुआ? अब वो आते गए, हर कोई तो वापस नहीं जाएगा। अब ये तो ना वो हर महीने आएंगे, सामान लेंगे, वापस जाएंगे, फिर आएंगे, सामान लेंगे, वापस जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता वो देश में बसने लगेंगे, सेटलमेंट्स बनने लगी पोर्तुगीज़ की। अब इन सेटलमेंट्स को कौन कंट्रोल करेगा? पोर्तुगीज़ ही कर पाएंगे। तो पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट ने बोला कि इतने लोग वहाँ जा रहे हैं और रह रहे हैं, तो अब हम एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करेंगे टू कंट्रोल और टू एडमिनिस्टर दीज पीपल। तो पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट ने इंडिया में पोर्तुगीज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स भेजना शुरू कर दिए। कुछ 3 इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे होते हैं पर हम 2 इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? सबसे पहला था हमारा Francisco G. Almeida. He was the first Portuguese governor who came to India as sent by the Portuguese government. इसकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर
पॉलिसी। क्या मतलब होगा इस पॉलिसी का? पोर्टुगीज वर एक्सपर्ट इन नेवल आर्ट, करेक्ट, नेविगेशन, शिप बिल्डिंग, तो उनके पास क्या थी? नेवल सुप्रीमेसी। सो दिस पॉलिसी वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी नेवल सुप्रीमेसी ओवर ओशन, की भाई अब ये जगह मेरी है, मैं यहाँ पे किसी और को आने नहीं दूंगा बिकॉज आई हैव नेवल सुप्रीमेसी। कोई डाउट? ठीक है, तो कोई आपसे पूछे द फर्स्ट यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज अल्फांसो डी Albuquerque. Alfonso de Albuquerque, the most famous and the most powerful Portuguese administrator and the one who can be considered as the real founder of Portuguese empire in India. However, concentrated in Puducherry हो गया, Goa, but he was the real founder of Portuguese empire in India. He ruled, or he existed in 515 to 509 to 1515. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब इस बंदे ने क्या किया? 1510 में इसने गोवा कैप्चर कर लिया। गोवा में उस टाइम पे एक सुल्तान था, सुल्तान ऑफ बिरजापुर। गोवा वॉज नॉट अ सेपरेट स्टेट, करेक्ट? इंडिया में तो कोई भी सेपरेट स्टेट नहीं थी उस टाइम पे। बिरजापुर एक जगह थी जिसका जो सुल्तान था वो गोवा को भी रूल कर रहा था। इसने उस सुल्तान से गोवा को कैप्चर कर लिया एंड गोवा बिकेम द फर्स्ट टेरिटरी टू बी ऑक्यूपाइड बाय एन यूरोपियन आफ्टर कौन था पहला? अलेक्जेंडर। है ना, यूरोप में है ना सारा, ग्रीस वगैरह। तो गोवा बिकेम द फर्स्ट टेरिटरी टू बी ऑक्यूपाइड बाय एनी यूरोपियन आफ्टर अलेक्जेंडर। इसका मतलब अलेक्जेंडर के बाद से लेके अभी तक किसी भी यूरोपियन ने इंडिया में कोई भी टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं की थी। एंड इन 1510 गोवा बिकेम द हब ऑफ द पोर्टुगीज एम्पायर। अभी तक ब्रिटिशर्स नहीं आए हैं, ठीक है? यूरोपियन है ना वो, मैसिडोनिया का था ना वो, दैट लाइज इन यूरोप। वो सत्रपी तो बनाया था ना, सत्रपी बना के गया था ना वो पुरू और अम्बी के अंदर। हाँ, पुरू और अम्बी के अंदर उसी की थी ना, कैप्चर तो कर ली थी ना उसने, चाहे उसने फिर छोड़ भी दी हो, कैप्चर तो की थी ना। उसके बाद कोई आया? कोई डाउट है अभी भी? पीयूषी सोच रही है कुछ। एंड कौन? पर वो सेंट्रल एशियंस थे ना, क्या हो गया? मैंने लिखाया तो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, बताया था ना। यूरोप और सेंट्रल एशिया में बड़ा फर्क है यार। यूरोप कहाँ है? दिस इज यूरोप, दिस इज सेंट्रल एशिया, है ना? ईरान, इराक, अरेबिया, इस्लामाबाद, कजाकिस्तान, दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। फ्रांस, इटली, रोम, रोम वाला ही तो एरिया था ना सारा अलेक्जेंडर का। दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ यूरोप। समझे? अब कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू बैन सती इन इंडियन टेरिटरी, यानी कि गोवा में उसने सती बैन कर दी। तो अल्फांसो अल्बुकर्की कैन बी credited with the banning of sati, a very cruel practice in India for the first time. इतनी जल्दी क्यों आ गए हो आप? सोचे क्यों आए इतनी गर्मी है? तो यार ये चल रहा है 16 पे कि नहीं?
ह्यूमिडिटी इतनी है ना, आप घर पे भी एसी लगा के देखो 2-3 घंटे बाद वो भी जवाब देने लगता है। ह्यूमिडिटी बहुत है, क्योंकि बारिश खुल के नहीं, जब अब पड़नी चाहिए ना, मानसून साथ आने चाहिए, पर बारिश खुल के नहीं पड़ रही है। कोई भी डाउट? हमने किया पोर्तुगीज़, ठीक है। अल्फांसो अल्बुकर्की वाज अ पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेटर जिसने सती बैन की थी और जिसने गोवा कैप्चर किया था। अभी भी आप गोवा जाओगे तो आपको पोर्तुगीज कल्चर बहुत दिखेगा, उसी तरीके से कपड़े, वो बोलना, वो खाने का ढंग, सब कुछ आपको मिलेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्की बात है, क्लियर हो गया। अलेक्जेंडर कहाँ से आया था और कुशाना। सेंट्रल एशिया और यूरोप में बड़ा फ़र्क है। तभी तो हमने बोला, तभी तो जब ये वाला एरिया ऑटोमन एम्पायर के पास आया तभी तो ट्रेड खत्म हो गया दोनों के बीच, तभी तो उनको सी रूट ढूंढना पड़ा इंडिया आने के लिए, वरना तो ट्रेड रूट तो था, ठीक है। मैपिंग होती है, मेरी भी बहुत ख़राब है, अब जाके थोड़ी बहुत ठीक हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी अच्छी होगी, उसने ज्योग्राफी में मास्टर्स की है। चलो लिखो, with the frequent visits of Portuguese and their settlements तुम हेडिंग डालना पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडिया, ठीक है। पोर्तुगीज गवर्नमेंट स्टार्टेड अपॉइंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मैनेज Portuguese administrators, skip हुआ कुछ, appointed Portuguese administrators to manage and establish new settlements, ठीक है। Some important ones are, पहला लिखो फ्रांसिस्को de Almeida, फ्रांसिस्को de Almeida। भाई इसके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज पहला लिखो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर, सबसे बड़ी बात। सेकेंड इसकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, बेस्ड ऑन ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी दैट मीन्स नेवल सुप्रीमेसी ओवर ओशंस, नेवल सुप्रीमेसी ओवर ओशंस। ब्रिटिशर्स को या बाकी लोगों को इसलिए भी तो इंडियंस नहीं हरा पाए क्योंकि उनके पास नेवल सुप्रीमेसी नहीं थी और वो ब्रिटिशर्स के पास थी। उनके पास वो स्किल्स, वॉरफेयर स्किल्स नहीं थे जो ब्रिटिशर्स के पास थे। पर इवेंचुअली जब इंडियन सोल्जर्स इनकॉर्पोरेट हो गए इन द ब्रिटिश सिस्टम, उन्होंने वो चीज़ लर्न की और वो भी ब्रिटिश के खिलाफ हुए, तो उसकी भी बड़ी हेल्प हुई थी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अल्फांसो डी एल्ब्यूकर्की। अल्फांसो मैंगो आता है ना, डी एल्ब्यूकर्की। एल्प ऊ क्यूर क्यू, ऐसे लर्न हो जाएगा। मुझे भी टाइम लगा था लर्न करने में। ALBUQUER क्यू लिखना है कि नहीं लिखना है? हाँ ठीक है, ब्रैकेट में लिखो 1509 to 1515 लिखो।
the real founder of Portuguese Empire in India. Because पोर्तुगीज पहले गए थे देश से, ब्रिटिश गए थे? यस, ब्रिटिशर्स. बिकॉज ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बिरजापुर. अगर ये गोवा कैप्चर नहीं करते तो उनकी तो एम्पायर इस्टेब्लिश ही नहीं होता, इसलिए इसको रियल फाउंडर बोलते हैं. फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बिरजापुर in 1510. Birzapur, Birza, B, not Mirzapur, it's B. Birzapur in 1510, making it the first territory to be occupied, making it the first territory to be occupied by an European after Alexander. बच्चे पता है वो क्या करते हैं? वो पोर्तुगीज वगैरह के बारे में पढ़ते ही नहीं है और बुक्स में भी बड़ा कम दिया हुआ है. सोचा था पोर्तुगीज पढ़ना पड़ेगा, डच पढ़ना पड़ेगा, यही तो गलती है. यहाँ पे सब मात खाते हैं, उनकी क्वेश्चन आ जाता है फिर तो वो पूछेगा फर्स्ट टेरिटरी टू बी ऑक्यूपाइड बाय यूरोपियन, तुम ब्रिटिश वाली बता दोगे, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत. ठीक है, तो बेसिक छोटे छोटे टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, अब पोर्तुगीज आए, हमने देखा उन्होंने गोवा कैप्चर किया, उन्होंने फैक्ट्री बनाई, तो वो अपनी सुप्रीमेसी या अपना एम्पायर होल ऑफ इंडिया में क्यों नहीं इस्टेब्लिश कर पाए? कुछ रीजंस होंगे. ब्रिटिशर्स के पास भी तो सेम ही था ना, सेम सोसाइटी, ऑलमोस्ट सेम सोसाइटी से थे, वॉरफेयर स्किल्स थे, करेक्ट, नेविगेशन स्किल्स थे, रिसोर्सेज थे, मनी था, गवर्नमेंट सपोर्ट था, इनके पास भी सब कुछ है. गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स बेच तो रही है, तो मनी रिसोर्सफुल जो सपोर्ट है वो उनका इंडिया से ही हो जाता है. तो उसके बावजूद भी क्यों पोर्तुगीज इंडिया में अपना एम्पायर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए? पहला रीज़न सेम, जब भी कोई वीक सक्सेसर आता है एम्पायर ख़त्म हो जाता है. हमने एंशिएंट इंडिया में देखा. उसी तरीके से अल्फांसो डी अल्बुकर्क में वो लिखना भूल गए, फर्स्ट वन टू बैन सती इन हिज टेरिटरी, फर्स्ट वन टू बैन सती इन हिज, ये एक बार आ भी चुका है. तो पोर्तुगीज वर द वन और द फर्स्ट टू बैन सती, नॉट ब्रिटिशर्स. ये भी याद रखना. ठीक है, ठीक है. अब हुआ क्या? अल्फांसो, सेम यही यहाँ पे भी यही हुआ. अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद कोई भी इतना एफिशिएंट या स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया में नहीं आया जो और टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर सके या आराम से उन सेटलमेंट्स को मैनेज कर सके. पहला रीज़न तो ये. उसके बाद जो पोर्तुगल सोसाइटी थी, सोसाइटी का भी तो सपोर्ट होना चाहिए ना एम्पायर इस्टेब्लिश करने के लिए. तो जो सोसाइटी थी उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंस थी एरिस्टोक्रेसी की. एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? रॉयल नोबल क्लास. सिंपल टर्म्स में बोलने तो एरिस्टोक्रेट्स वही होते हैं, रॉयल एंड नोबल पीपल. तो पोर्तुगल सोसाइटी में थी एरिस्टोक्रेसी का डोमिनेंस. अब एरिस्टोक्रेसी की डोमिनेंस के चक्कर में गवर्नमेंट किसकी सुनेगी? हमेशा एरिस्टोक्रेट्स की. तो जो और एम्पायर या ट्रेड बढ़ाने के लिए किनकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी? मर्चेंट्स. जैसे एंशिएंट इंडिया में हुआ, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया मर्चेंट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई. और जब उनको सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे फॉर एग्जांपल उनको बुद्धिज़्म से सपोर्ट मिल गया तो उन्होंने ग्रो किया, पर यहाँ पे वो डोमिनेंस उनके पास या इन्फ्लुएंस उनके पास नहीं था कि वो स्टेट को अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने के लिए इन्फ्लुएंस कर सके. क्लियर? तो इस वजह से पोर्तुगीज अपना ओवरसीज ट्रेड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका जो स्टेट पावर थे उनमें उनका सपोर्ट इतना नहीं था. दे वर मोर इनटू एरिस्टोक्रेट्स रादर देन मर्चेंट्स.
क्लियर? अगर नहीं समझ आया, देखो अगर गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेड फैसिलिटेट करना है तो पॉलिसी चाहिए ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, और उस पॉलिसी के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उस पॉलिसी को उसके सामने रख सके, उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ट्रेड यूनियन तो लाखों हैं हमारे देश में, पर 2-3 ही चलते हैं। ये 2-3 से इन्फ्लुएंस होकर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करेगी, पर इनके पास वो इन्फ्लुएंस इनकी गवर्नमेंट में नहीं था। वो इन्फ्लुएंस किसके पास था? एरिस्टोक्रेट्स के पास, यानी कि नोबल लोग, रॉयल क्लास हो गए, स्कॉलर्स हो गए, उनके पास था। तो ये हमेशा अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाते थे और इनको ट्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मर्चेंट्स का ज़्यादा रोल ही नहीं था पॉलिसी मेकिंग में या स्टेट में, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट से इशू करवा सके जिससे उनको ट्रेड में फ़ायदा हो। तो इसलिए वो अपना ओवरसीज ट्रेड इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सके। अब समझ आया? पक्की बात है। नेक्स्ट इज दे वर रिलीजियसली इंटॉलरेंट। ब्रिटिशर्स ने भी लोगों को कन्वर्ट किया है, पर ब्रिटिशर्स ने कभी इम्पोज नहीं किया। ब्रिटिशर्स ने, आप देखोगे हम जब मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, आप कहीं पे ये नहीं देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने कभी किसी की ओवरली रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हाँ हिंदू मुस्लिम में डिवाइड पैदा करने के लिए उन्होंने किया है, पर एक पर्टिकुलर रिलीजन के सेंटिमेंट्स को उन्होंने कभी हर्ट नहीं किया। बट पोर्तुगीज वर रिलीजियसली इनटॉलरेंट, तो उनको लोगों ने बिल्कुल भी, इंडियंस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। जबकि ब्रिटिशर्स के साथ तो इंडियंस ने भी कॉर्पोरेट किया, बिकॉज ब्रिटिशर्स प्रोवाइडेड विद जॉब्स, ट्रेड, एवरीथिंग। पर पोर्तुगीज ये सब चीज़ें नहीं हासिल कर पाए। तो जब लोगों का ही सपोर्ट नहीं होगा तो उनका एम्पायर भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दे डिस्कवर्ड ब्राज़ील। ब्राज़ील इज़ ऑल्सो वेरी फेमस कंट्री। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मैनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। घर जाके देखना कौन कौन से, ठीक है। राइस बहुत बनता है, शुगर बहुत बनती है, कॉफ़ी बहुत बनती है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो इन्होंने ब्राज़ील डिस्कवर कर लिया और इनका ध्यान, इनके जो रिसोर्सेज थे वो ब्राज़ील में ज़्यादा लगे, तो इंडिया पे इन्होंने इतना ध्यान दिया ही नहीं। मे बी दे वर गेटिंग मोर एडवांटेजेस आउट ऑफ ब्राज़ील। सेकेंड लास्ट वन इज 1580 में स्पेन ने पोर्तुगल एम्पायर को कैप्चर कर लिया। अब एक एम्पायर ने दूसरे एम्पायर को कैप्चर कर लिया, और उस टाइम पे स्पेन जो था वो इंग्लैंड और हॉलैंड के अगेंस्ट वॉर पे था। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का यूज़ किया वॉर्स में सोल्जर्स के रूप में, तो ये भी तो पोर्तुगल का यूज़ करेंगे ना वॉर में। तो स्पेन ड्रैग्ड द पोर्तुगल एम्पायर इनटू द वॉर अगेंस्ट द हॉलैंड एंड इंग्लैंड, जिसकी वजह से जो उसके रिसोर्सेज ट्रेड की डेवलपमेंट पे लगने थे वो वॉर पे लगे। हैम्पर्ड द मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड इज द ओवरसीज ट्रेड। समझ आया रीजन? कोई भी डाउट इन रीजन्स में? एंड हेंस द पोर्तुगीज एम्पायर collapsed और remain concentrated in गोवा only। कोई डाउट, कोई पॉइंट जो नहीं समझ आया हो लिख ले। लिखो वाई पोर्तुगीज फेल्ड टू एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। वाई पोर्तुगीज फेल्ड टू एस्टैब्लिश, फिर यूरोपियंस भी आ गए थे ना, इनके वॉर्स भी हुए उनके साथ, तो उन्होंने उनको डिफीट ही कर दिया था। और उन्होंने कोशिश भी नहीं की, वो ब्राज़ील चले गए और गोवा से ही उनको सब कुछ मिल रहा था जितना उनको चाहिए था। और जब तक उनके पास मौका मिला होगा तब तक ब्रिटिशर्स ऑलरेडी अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर चुके थे, ठीक है। आगे 1602 में तो ब्रिटिशर्स आ गए थे। लिखो आफ्टर अल्बुकर्की, आफ्टर अल्बुकर्की the Portuguese आ रही है आवाज़ तुम्हें? पोर्तुगीज एम्पायर
Portuguese administrator, sorry, administration लिखना. Portuguese administration became weak because Portuguese administration became weak because the successors were inefficient. Next लिखो, लिख लिया. Portugal society was dominated by aristocracy. Portuguese society was dominated by inefficient. Next point लिखो. यहाँ पे Portuguese society was dominated by aristocracy. By aristocracy and merchants did not enjoyed necessary influence for molding the state policy, for necessary influence for molding the state policy according to their interest. According to their interest. अभी ब्रिटिशर्स आए नहीं, गोवा पे नहीं किया उन्होंने. Making it difficult to maintain the overseas trade, comma, making it difficult to maintain according to their interest, comma, making it difficult to maintain their overseas trade. बहुत जगहों पे मैरीटाइम ट्रेड लिखा होता है और ओवरसीज, ठीक है, बोथ मीन्स द सेम. द ट्रेड कैरिड आउट थ्रू द यूज ऑफ सी रूट्स. नेक्स्ट लिखो, दे वर रिलीजियसली इनटॉलरेंट. दे वर रिलीजियसली इनटॉलरेंट so they failed to gain the support of Indians. Next point लिखो, they discovered Brazil and were more concentrated in it, more concentrated there. They discovered Brazil and were more concentrated there. Next point, in 1580, Spain occupied Portugal. Spain occupied Portugal and dragged Spain occupied Portugal and dragged it in the war against Holland and England. Against Holland and England. And thus hampered its maritime trade. Thus hampered its maritime trade. Maritime trade. MARITIME. ठीक है, MARITIME. Maritime trade. अब वो इंडिया में आए, सालों साल रहे, तो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन तो होगा ही. तो हमारा नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्चुगीज. क्या होगा पहला? प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी. लिख लो साथ साथ में, है ना. प्रोपगेशन ऑफ
क्रिश्चियनिटी कहाँ पे? इन मलाबार एंड कोंकण कोस्ट। और बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपनाई हुई। प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन मलाबार एंड कोंकण कोस्ट, क्योंकि वो उसी तरफ थे, उसके आगे तो कभी गए नहीं। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग press. Portuguese were the first one to bring the first printing press in India. इस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस किसने डिस्कवर की थी? गुटनबर्ग ने। कहाँ पे? 10th में पढ़ा है ना, 10th का लास्ट चैप्टर है प्रिंटिंग प्रेस। टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना। चाइना में सबसे पहले प्रिंटिंग करते थे वुड ब्लॉक, पहले होती थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? मोल्ड्स ऐसे कुछ बने होते थे, उसको ऐसे करके प्रेस करते थे और मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाते थे। बट द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर वेरी फ्रेजाइल एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंज्यूम, लाइक लॉट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस देम। ठीक है, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई। इसके बाद चाइना में ये सब शुरू हुआ था। यहाँ से चाइना में फिर वो आया मार्को पोलो, इटालियन, फिर वो अपने साथ यूरोप लेके गया इस टेक्नोलॉजी को। फिर गुटनबर्ग, कहाँ का था गुटनबर्ग? गुटनबर्ग वॉज दी वन हु यूज दी आयरन मोल्ड्स। उसके पापा की ना एक फैक्ट्री थी, आयरन फैक्ट्री, तो वो वहाँ पे मोल्ड्स बनाते थे। उसने सोचा यार अगर मैं कोई ऐसी मशीन बनाऊँ, मोल्ड्स ही यूज़ हो रहे हैं ना, तो उसने उन मोल्ड्स को यूज़ करके सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई इन यूरोप। यस, गुटनबर्ग बाइबल बोलते हैं उसको। आज मुझे इस लड़के ने खुश कर दिया। German, he was a German. Gutenberg was a German. He discovered the first printing press and published the first book, that is the Gutenberg Bible, comprising of around 200 pages around, which were decorated as well. Basically उसने iron molds वगैरह का use किया था। ठीक है, कब हुई थी डिस्कवर? अराउंड 14 समथिंग में, 1468। तो पोर्तुगीज भी उसके बाद ही आए हैं। तो दे इंट्रोड्यूस द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा। तो कोई आपसे पूछे विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, दैट वाज गोवा। अगर टाइम मिलेगा तो 10th की बुक होगी, खोल लेना, उसमें चैप्टर है, सिर्फ रीड करना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। 9th-10th की तो बदली ही नहीं है ना। 11th कहाँ बदली? वो बदली नहीं है, वो ज्योग्राफी की उन्होंने चेंज की है, डेटा बदला है ना, क्योंकि सेंसस हो गया है। सर्विस नंबर बदले हैं उसमें, और कुछ नहीं बदला है। ट्वेंटी 21 का जो लेटेस्ट सर्विस होते हैं ना, एक साइट है, एक तो PIB और हर मिनिस्ट्री की साइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सेंसस, उसमें आपको हर रीसेंट डेटा मिलेगा। मैं तो बोल रही हूँ कोई बुक मत पढ़ो डेटा के लिए, हर मिनिस्ट्री की साइट पे जाओ, डेटा लो, लिखो, रीसेंट एंड द मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, हर डेटा आपको हर साइट पर मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अच्छा, गुटनबर्ग ने उस टाइम तक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप कर चुका था, तो वो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गए। लिख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा। अच्छा, आपने पहला नहीं ना लिखा, प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन मलाबार एंड कोंकण कोस्ट। हाँ, ये क्लास ले रही हूँ, क्लास 10-15 मिनट। देखो, यहीं आ जाओ गांधीनगर।
अच्छा मैं करती हूँ, मैंने माइक लगाया है, मैं करती हूँ, बाय। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। कौन कौन से क्रॉप्स आए हैं बाहर से, आइडिया है किसी को? कैश्यू नट अभी नहीं आया। टोबैको, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, लिख लो इंट्रोडक्शन ऑफ, मैं तुम्हें लिखवाती हूँ, ठीक है, दूसरा पॉइंट पहले ये लिख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। तभी तो हाँ तभी याद है तुम्हें, लिखो टोबैको, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, मेज, लेडी फिंगर and pineapple. So it means they are not the original crops or the original products of the Indian agriculture. They were introduced by some Europeans. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वो, हाँ जी, लेडी फिंगर एंड पाइनएप्पल, मेज, लेडी फिंगर एंड पाइनएप्पल, सबने लिख लिए ना सारे, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे इंट्रोड्यूस्ड, और क्या लाएगा बाहर से बंदा अपने साथ? हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई है। आर्किटेक्चर स्टाइल, सो इंट्रोड्यूस अ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट इज गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो हमारे जैसे ये पार्लियामेंट वगैरह बने हैं, जो चर्च वगैरह बने हैं, ये गोथिक स्टाइल में बने हैं। जो गोवा में चर्च वगैरह फोटोज़ वगैरह देखी होगी ना, जम्मू के चर्चेस और गोवा की चर्च की फोटोज़ देखना, दे आर वेरी डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर। यू आर सो इंटेलिजेंट, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है ना तुमने पहले, नहीं पढ़ी है? फिर ठीक। दे इंट्रोड्यूस्ड गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट है? मिटा दूँ? तुमने लिख लिया ना इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट पॉइंट? ठीक है, बस मैंने नहीं बनाना चर्च अभी। एंड दे वर दी लास्ट वन टू लीव इंडिया इन 1961. Portuguese were the last one to leave India. They were the last one to leave India in 1961. कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था? आइडिया? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, थ्रू ऑपरेशन विजय हर गवर्नमेंट जो भी ऑपरेशंस करती है उनके पर्टिकुलर नाम होते हैं ना, तो दिस ऑपरेशन वाज नोन एज ऑपरेशन विजय बाय द लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। लिख लेना, लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। पोर्तुगीज की 3 जगह सेटलमेंट्स थी ट्रेडिंग, गोवा, दमन एंड दीव एंड कोचीन। ठीक है, दे आर 3 ट्रेडिंग सेटलमेंट्स, गोवा, दमन एंड दीव एंड गोवा, दमन एंड दीव एंड कोचीन। क्लियर? कोई डाउट? एक लास्ट पॉइंट है कि जब वास्को डिगामा, क्योंकि तब भी मुगल एम्पायर वगैरह चल रहा था, तो जब वास्को डिगामा इंडिया में आया था तो लोधी रूलर्स का रूल चल रहा था इंडिया में। इंडिया वॉज अंडर द लोधी डायनेस्टी एंड सिकंदर लोधी वॉज द सुल्तान ऑफ इंडिया। कभी भी वो पूछ सकता है कि कौन था रूलर इंडिया का जब वास्को डिगामा आया था। ठीक है, लिख लो, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ वास्को डिगामा India was under the Lodhi ruler. India was under Lodhi ruler Sikandar Lodhi. Sikandar Lodhi. Lodhi was a dynasty of the Mughal Empire. जैसे अकबर की अलग थी, इसकी अलग थी, खिलजीज हैं, तो लोधीज वर वन ऑफ द लास्ट डायनेस्टीज। ठीक है, समझ आया? पोर्तुगीज, हाँ, ब्रिटिशर से
समझ नहीं आया मुझे। हाँ, क्योंकि वो खुश हो गए थे ना, गोवा के लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपना ली हुई थी, दे वर अंडर देयर इन्फ्लुएंस, दे अडॉप्टेड देयर कल्चर। एक्सप्लॉयटेशन तो ट्रेड वाइज हो रही थी ना, क्योंकि वो ऐसे एरियाज थे जहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा सेटलमेंट्स थी भी नहीं, बस ट्रेड अच्छा था और उनको इंडिया इसलिए पीछे रह गया क्योंकि इंडिया में लोग आपस में लड़ रहे थे, देवर मराठास, मैं बता रही, देवर निज़ाम्स, अभी हम आगे आएंगे ना जब ईस्ट इंडिया कंपनी सब बताऊंगी, निज़ाम्स एंड देवर मुगल्स, देवर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, एक को खिलाफ भड़काती थी इसके, फिर एक की तरफ हो जाती थी और उस वॉर फ्रंट पे वॉर लड़ती थी, और जिसको जिताती थी वॉर में उससे ले लेती थी फेवर इन द फॉर्म ऑफ टेरिटरीज। ऐसे ऐसे कर करके मराठास के अगेंस्ट उन्होंने किया, उन्होंने फ्रेंच के अगेंस्ट किया, उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अगेंस्ट किया, इस तरीके से उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश की, टू टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पीपल फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर। यूनिटी इज द की। अलेक्जेंडर क्यों आया, क्योंकि इंडिया में यूनिटी ही नहीं थी किंगडम्स में, करेक्ट, छोटे छोटे किंगडम्स थे तभी तो अलेक्जेंडर हरा पाया ना, नंदा उसको क्यों नहीं हरा पाया, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टेरिटरी थी, वो पावरफुल था। उसी तरीके से इंडिया में भी इतना बड़ा कोई किंगडम नहीं था, देवर मराठास, देवर निज़ाम्स, देवर नवाब्स ऑफ बंगाल, देवर मुगल्स विच वर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर फॉर द थ्रोन एंड मैनी अदर पॉलिटिकल पर्पजेस, इसलिए, ठीक है। और लोग उस टाइम पे इतने अवेयर ही नहीं थे, लोगों को बस ट्रेड दिख रहा था, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी कि वो प्रोटेस्ट कर सके। इलिटरेसी, लैक ऑफ अवेयरनेस। जब हम ईस्ट इंडिया की सुप्रीमेसी करेंगे ना, एक एक वॉर हम करेंगे ना, एंग्लो फ्रेंच वॉर, सारा समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डेन कंपनी, देखो डेन कंपनी, कहाँ की होगी ये, डेनमार्क, ठीक है। ये इकलौती कंपनी थी जो सिर्फ क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने आई थी, ना कि ट्रेड। सो देयर एम वाज द एक्सपेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड नॉट ट्रेड, ठीक है। हाउएवर इनकी भी छोटी मोटी सेटलमेंट्स थी जो ख़त्म भी हो गई। सबसे पहले उन्होंने सेटलमेंट बनाई 1616 में इन त्रवणकोर। कहाँ हुआ त्रवणकोर, तमिलनाडु, ठीक है। देयर फर्स्ट सेटलमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट 1676 में इन्होंने सेकंड सेटलमेंट बनाई सेरमपुर, दैट इज इन बंगाल, ठीक है। बट दे वर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन सुप्रीमेसी और ट्रेड और एम्पायर, सो इन 1845 they sold their settlements to the East India Company and left India. So अगर कोई आपसे पूछे which was the company who came to India with another aim rather than trade, that was the Dane Company. Clear? इतना ही है, इसके बारे में लिखो, Dane Company। नेक्स्ट लिखो फर्स्ट सेटलमेंट इन त्रवणकोर, फर्स्ट सेटलमेंट इन त्रवणकोर इन तमिलनाडु, त्रवणकोर तमिलनाडु इन 1616। फिर लिखो 1676 सेकेंड सेटलमेंट इन सरमपुर इन बंगाल। लास्ट लिखो 1845 sold their settlements to EIC, East India Company, and left India.
डाउट यहाँ तक? बाकी कल करें, भूख लगने लग रही है, चलेगा? तुम तो कितना लेट आए हो, मैं 10:30 बजे के आई। कल हम करेंगे फ्रेंच, डच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, और कल हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी शुरू कर देंगे, ठीक है, जो सबसे पहले वॉर्स थे।